बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। नाज़रीन, कामरान साहब किसी निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है। आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, कल से वही कंटिन्यू करेंगे। बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई। कल से हमने रात से देखा कि इराक के ऊपर और कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर ईरान की जानिब से फायर किए गए और उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट्स होती चली गई। बहुत ही चंद ही घंटों के अंदर फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि सीज़ फायर हो गया। उन्होंने दुनिया को मुबारकबाद पेश की और उसके बाद उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पेशगी इतला दे दी थी ईरान वालों ने। उन्होंने कहा जी बेसिस खाली करवा ली गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर अब तक सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर होने के बावजूद भी ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी कहा यह जा रहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ इजराइल। तो इससे भी हमें बहुत सारे इशारे मिलते हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले के अंदर कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया कि हम लोग अपने दिफा का भी हक रखते हैं, हम लोग भी आगे से अटैक कर सकते थे। लेकिन कतर ने हमेशा सालसी के अंदर अपना किरदार अदा किया और इस दफ़ा भी हमने देखा कि कतर का अहम किरदार था। देखना यह होगा कि गज़ा के हवाले से भी कतर की जानिब से अच्छी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो फिलहाल सीज़ फायर, अमन और हम लोग पुर उम्मीद हैं कि गज़ा के हवाले से भी कतर वाले कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। नाज़रीन, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तजियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मंसूर जाफ़र, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू सर। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से मामला सीज़ फायर की तरफ चले गए हैं तो ईरान और अमेरिका और इजराइल ये आपस में सारी कशीदगी चली थी, अमेरिका और इजराइल क्या अपने अहदाफ जो उनके थे वो हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अहदाफ उनके दो थे। एक तो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि ईरान की जो लीडरशिप है, जो रिजीम चेंज है वो की जाए। और ये दोनों चीज़ें जो थी वो एक्सेप्टेबल थी अमेरिका को भी, इसराइल को भी और काफ़ी सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी। लेकिन जो डिफरेंस जिस चीज़ ने क्रिएट किया वो ईरान का रिस्पांस था। ईरान की रेजोल्यूट जो उनकी एक नेशनल लेवल पे नज़र आई, एक यकजहती नज़र आई, और ये चीज़ें वो थी जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। और प्लस जो एक यूनिटी थी और जो आवाम खड़ी हो गई लीडरशिप के पीछे, और किसी किस्म की कोई जो इंटरनल रिफ्ट थी वो नज़र नहीं आई। हालांकि आप ये देखें कि इजराइल ने इस पर्टिकुलर अटैक के लिए कम से कम 10 से 15 साल की प्लानिंग की हुई थी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इन्वेस्टमेंट इन रीजनल कंट्रीज़ पे भी की हुई थी, इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर भी की हुई थी, और बहुत सारे इनसाइडर्स थे जो ईरान को इजराइल को हेल्प कर रहे थे इन क्रिएटिंग अनरेस्ट, मतलब अंदर ईरान की लीडरशिप पॉलिटिकल लेवल पे भी, और मिलिट्री के काफ़ी सारे अहदाफ जो हैं वो भी इनसाइडर्स ने फैसिलिटेट किया। और उसके अलावा इजराइल ने बहुत डिटेल में थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा इन सब लीडरशिप की प्लानिंग की हुई थी। फिर इन लीडरशिप को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ लोग तो उनके साथ मिल गए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्हें मारा भी गया। और आपने देखा कि पहले दिन उन्होंने 20 से 25 लोगों को मारा, जिसमें लीडरशिप शामिल थी इनकी मिलिट्री की भी और साइंटिफिक जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी। तो आप ये देखें कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी प्लानिंग के बाद स्टिल जो ईरान का एक रिस्पांस आया उसने ज़रूर सरप्राइज़ किया। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लगती हैं कि अमेरिका और इजराइल हर चीज़ में एक ही पेज पे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस रहा है। और अगर आप वेपन्स भी देखें तो अमेरिका ने बहुत सारे अपने वेपन्स भी इजराइल से शेयर नहीं किए, जिसमें आप ये B-2 बॉम्बर का देख लें, वेपन्स जो हैं बंकर बस्टर, F-22 और भी बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो अमेरिका ने उसके ऊपर अपनी सॉल प्रोप्राइटरी राइट जो है रखा है, नेटो के साथ भी और इजराइल के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की। और प्लस पब्लिक ओपिनियन जो था वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ अहदाफ हासिल नहीं किए वहाँ शायद अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी नहीं चाहता था कि ये अहदाफ हासिल हों, और इसी वजह से अमेरिका ने JCPOA को ट्रंप ने ख़त्म किया था 2018 में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान का एक लेवल का थ्रेट रहे
ताकि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, जो वेपन इंडस्ट्री है, वो भी चलती रहे और अरब्स को इनसिक्योरिटी का एहसास ज़रूर रहे ईरान से। क्योंकि अगर ये ईरान वाला मसला टोटल हल हो जाता है तो फिर अमेरिका की रेलेवेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है मिडल ईस्ट में। बिल्कुल, और मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह से इजराइल अपनी ग्रेटर इजराइल के ख्वाब देख रहा है, इस दफ़ा हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दिया। आपकी जानिब दोबारा से आऊँगा। मज़हर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आमिर मसूद साहब भी कह रहे थे कि जो जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना हदफ था या रिजीम चेंज हदफ था, तो आपके ख्याल से क्या हदफ था? बेसिकली तो यही शो किया कि, लेकिन जो असल हदफ अगर उनका रिजीम चेंज हम समझें तो क्या उसको भी हासिल करने में कामयाब हुए वो या नहीं? जी शुक्रिया। देखिए, ये शुक्र है आपने ये वाला बयान चलवाया, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नहीं चलवाया, वरना शायद आप चला नहीं पाते, क्योंकि उसको BBC CNN ने भी उनकी बात ज़बान को म्यूट करना पड़ा उनको भी। सर आप अगर बता सकते हैं दुनिया न्यूज़ के तवज्जुह से, सर आप बताएं उसमें क्या कहा उन्होंने। नहीं, आप वो चला नहीं सकते, वो वर्ड जो था वो अब हमारे यहाँ चल नहीं सकता। ठीक है सर, वो छोड़ें। ठीक है। वो दूसरी बात ये कि देखिए, इज़राइल ख़ास तौर पे और अमेरिका भी दोनों ईरान को शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया बनाना चाहते थे। ये उनकी ख्वाहिश आज से नहीं, बहुत सालों से है, क्योंकि ईरान जो है वो वाहिद कंट्री उनको नज़र आया पूरी मिडल ईस्ट में जो उनको रेजिस्ट कर रहा था। इससे पहले शाम था, शाम को तबाह कर दिया गया, लीबिया को तबाह कर दिया गया। वो तमाम क़ुव्वतें जो उस वक्त, जो अगर हम समझें कोल्ड वॉर के ज़माने में कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा होती थी, वो सारी ताकतें जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ी होती थी, बैक्ड बाय दी सोवियत यूनियन, उन सब को चुन चुन के ख़त्म कर दिया गया। दूसरे ये कि ईरान में जब रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त जितनी भी अरब मोनार्क्स थे वो खौफज़दा हो गए कि ये रेवोल्यूशन कहीं जो है उनके ममालिक में दाखिल ना हो जाए और उनकी बादशाहतों को ख़तरा ना हो जाए। तो ये तो एक वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है इज़राइल को 2-3 क़ुव्वतें ऐसी नज़र आईं। उन्होंने हमास को टारगेट किया, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, उन्होंने हिज़्बुल्लाह की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। और अगर आज देखें तो हमास और हिज़्बुल्लाह आज उस तरह की ताकत नहीं रखते जो माजी में हम रखते थे। वो ये समझे कि शायद ईरान को भी वो इस तरह टारगेट करके ईरान को क्रिपल कर सकते हैं और उनको एक और शाम बना सकते हैं, एक और इराक़ बना सकते हैं, एक और अफ़गानिस्तान बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसकी वजह से उनको जो रिस्पॉन्स मिला वो उनके लिए सरप्राइजिंग था। और उसके बाद अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि अमेरिका के उस पर अटैक कर देंगे, वो कर देंगे, और उन्होंने वो किया भी। लेकिन ईरान की रेजिलियंस, रेजिस्टेंस और रिटेलिएशन, उसने अमेरिका को भी सरप्राइज़ किया। और ये जो मैं समझता हूँ जो सीज़ फायर हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह कल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का रूस के सदर पुतिन से मुलाकात थी और उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिसके बारे में रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये बातें बताई नहीं जा सकती पब्लिक में, मीडिया में। एक स्टेटमेंट आई थी सर उनकी जानिब से कि बहुत सारे मुल्क हैं जो तैयार हो जाएंगे ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए। जी, वही मैंने कहा कि उसने जो है, मेरा ख्याल है अमेरिका को भी अलर्ट किया, इज़राइल को भी अलर्ट किया। देखिए, इज़राइल के अंदर, तल अवीव के अंदर इतने इससे पहले कभी भी मिसाइल अटैक नहीं हुए। तो इज़राइल, ज़ाहिर है ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इज़राइल बहुत छोटा मुल्क है। अगर ये जंग चलती रहती और जो ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उससे ये बिल्कुल साबित हुआ कि अगर ये जंग बढ़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इज़राइल का होगा। इज़राइल तकरीबन जो है तबाह हो जाएगा। लिहाजा अमेरिका के पास ये चॉइस ही नहीं थी माँ सिवाय इसके कि वो सीज़ फायर की तरफ जाएं। और ईरान के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान पिछले 4 दहाइयों से इक़्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। वहाँ जो सूरत हाल है, प्लस ईरान के पास जो माजी में अरब कंट्रीज़ भी ऑयल को एज ए वेपन यूज़ किया था उन्होंने 70s में, ईरान के पास वो ताकत आज भी मौजूद है। जी बिल्कुल, वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ की बात हो रही है, अगर वहाँ से रोक देंगे तकरीबन 20% का तेल की जो तरसीलात ईरान जो है ना जी,
जी, ईरान जो है वो एक मुल्क नहीं है। ईरान उभर कर आया है बहैसियत कौम। वहाँ की पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, जो उनके सियासी मुखालफीन भी हैं, जैसे तूदा पार्टी हैं, उन्होंने भी ईरान की मौजूदा सूरत हाल में ईरानी रजीम को सपोर्ट किया। ये ईरान के लिए भी सबक है कि वो सियासी और शहरी आज़ादियाँ दें अपने लोगों को। लेकिन इस रिजॉल्व ने ईरान को एक मजबूत मुल्क के तौर पे सामने लेकर आया है। ईरान को जो अमेरिका के डिज़ायर था, जो इज़राइल का डिज़ायर था, वो पूरा नहीं हो सका। उसके बदले में उनको ये एहसास ज़रूर हो गया कि ईरान ना शाम है, ना लीबिया है, ना इराक है। तो नासिर सर, ग्रेटर इजराइल बनने का इजराइल का ख्वाब चकनाचूर हुआ, बल्कि ईरान की पोजीशन भी पहले से बहुत मज़ीद मजबूत होकर सामने आई है। मंसूर जाफ़र साहब, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता, आपकी जानिब आना चाहूँगा। जिस तरह से कतर ने, अब हमने डिस्कस किया कि ईरान की किस तरह से पोजीशन पहले से अब बहुत मज़ीद मजबूत हो चुकी है और आगे भी हम देख रहे हैं कि मज़ीद मजबूत भी हो सकती है, तो कतर ने जिस तरह से रोल प्ले किया सर इस सालिसी के अंदर, क्या आपको लगता है कि गज़ा के हवाले से भी जो उन्होंने बातें की हैं उसमें भी कोई कामयाबी मिलेगी हमें इंशाल्लाह? मैं समझता हूँ जी, अगर इस फ़लस्तीन का कज़िये को किसी ने हार्नस किया है और अपने दिल के करीब जाना है, तो इस खित्ते में ईरान और कतर, अरब दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हमें दिखाई देते हैं कि जिन्होंने इस कज़िये को, इस मुद्दे को जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन करार दिया। और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से तो मैं समझता हूँ जो किरदार कतर का, ख़ास तौर पे उनके जो एक मीडिया आउटलेट का है, अगर वो मीडिया आउटलेट ना होता तो शायद कतर में इस वक्त गज़ा के अंदर होने वाली जो तबाही और बर्बादी है वो दुनिया के सामने आश्कार ना हो पाती। उसी सज़ा के तौर पर जो है इस वक्त उस चैनल की नशरियात जो है या उसको कवरेज की इजाज़त नहीं है, ना इसराइल के अंदर, ना इवन वेस्ट बैंक के अंदर। और इस तरीके से जिस तरह इस कतर ने अपने आप को एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हब साबित किया है, माजी में चाहे वो तालिबान के हवाले से डिप्लोमेसी करते रहे। सॉरी टू कट यू सर, कहा यह जा सकता है कि कतर मिडिल ईस्ट का नया स्विट्जरलैंड है, जिस तरह से स्विट्जरलैंड को माना जाता है कि एक न्यूट्रल मकाम है और वहीं पर सारे ये होते हैं, सारी यूनियंस वगैरह भी, तो इसी तरह कतर जो है वो मिडिल ईस्ट का नया स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इस तरफ जिस तरफ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसको अमली तौर पे अपने कॉल और फेल से साबित कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे खुद फ़लस्तीनी तंजीमों को भी होस्ट किए रखा है और उसके साथ साथ एक बैलेंस भी क्रिएट किया है। अगरचे दुनिया में जो सबसे बड़ी मशरक़ वस्ता के अंदर सबसे बड़ी मिलिट्री उनकी जो अमेरिका की आउटपोस्ट है वो भी इसी इलाके के अंदर है, जिसको अभी कल निशाना बनाने की कोशिश की गई ईरान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कतर ने एक बड़ी ही बैलेंस डिप्लोमेसी के नतीजे में इस कज़िये के अंदर, ख़ास तौर पे ईरान और इसराइल के कज़िये के अंदर और उससे पहले गज़ा के कज़िये के अंदर बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दिल बड़ा किया है, बहुत दिल गुर्दे का काम है। इस वक्त आप पर एक अटैक हुआ और आपने उसको अपनी अना का मसला बनाने के बजाय इस नौयत से, इस तरीके से उसको हैंडल किया है कि जिसमें ख़ुद ईरानी सदर जो है वो कतर के सामने जो है वो माजरत पेश कर रहे हैं और उनसे माफ़ी के तलबगार हैं कि हमने जिस जज्बात में आके, जिस दबाव के तहत आके अब अमरीकी अहदाफ को आपके यहाँ, लेकिन सर जिस तरह से अमेरिका और इसराइल चाह रहा था कि ईरान सरेंडर करे, तो वो तो ख्वाहिश उनकी कभी पूरी नहीं ना हो सकती। जी, वो यकीनन इस वक्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि इब्तिदा में जो फौरी रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से गया है उसने ही इस पूरी जंग की, इस पूरे कज़िये की जो है मैं समझता हूँ वो रफ्तार सेट कर दी थी, पेस सेट कर दी थी। और उसके बाद आपने देखा कि हर मरहले में, हर नए मरहले में ईरान की तरफ से मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, मुख्तलिफ रेंज के हथियार और उसमें शिद्दत आती गई उन हमलों के अंदर। और जिसके बाद यकीनन जब वहाँ से इसराइल से जो रिवर्स माइग्रेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिन यहूदियों को ला के या दुनिया भर से आबाद किया गया था, वो इस जंग की हिद्दत और शिद्दत को महसूस करने लगे। उसके बाद अमेरिका को और ख़ास तौर पे ख़ुद इसराइल को इस बात पे सोचना पड़ा कि जिन लोगों के सर पर हम यहाँ पे इस वक्त या निज़ाम हुकूमत जिस किस्म का भी है वो चला रहे हैं, अगर ये लोग ही यहाँ से चले गए तो ऐसी सूरत में हम किन के लिए लड़ेंगे और किन का दिफा करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि जिसकी रोशनी में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्हें भी अपने अना के पैडल से जो है वो नीचे उतरना पड़ा, और इसी तरीके से जो नेतन्याहू है उन्हें भी अपनी हठधर्मी जंगबंदी के हवाले से
उस पर और कॉम्प्रोमाइज नेतन्याहू से वो करना बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है सर, और इस दफ़ा शायद ऐसे ही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो पोजीशन है, ग्रेटर इसराइल बनने का जो ख्वाब है, उसका शदीद किस्म का खात्मा करने की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी उसके अंदर। सर आपकी जानिब भी आऊँगा मैं। जी सर, बोलना चाह रहे कुछ? जी जी, जहाँ तक तो नेतन्याहू से नाराजगी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये एक टोपी ड्रामा है। इस तरह के धोखे में जो है कम से कम ईरान या खित्ते के ममालिक को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जब सऊदी अरब के दौरे पे गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक साइड कॉर्नर दिया था इन्हें, लेकिन उसके बाद आते ही जो इनके साथ तालमेल, और आप देखिए कि उस तालमेल के नतीजे में खुद ईरान पर हमला जो है इनके साथ मिलकर बिल्कुल कर सर, दिया गया। आपकी जानिब तो इसी मेरा पर दोबारा से आऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन सऊदी अरब का भी दौरा किया, यूएई का भी दौरा किया, और ये उनकी पोजीशन जो मिडल ईस्ट के अंदर मजीद मजबूत होती जा रही थी। हो सकता है नेतन्याहू को भी ये पसंद ना आ रही है और साइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ इकदाम ले रहे हो। सर आपकी जानिब जरूर आऊंगा। राना एहसान अफजल खान साहब, यकीनन पाकिस्तान भी सफारती माज पे अपना बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी बड़ी मजबूत थी, और फिर जब पाक भारत ताल्लुकात के अंदर ये सारी ये जंग हुई और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी जो है वो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छे तरीके से स्टांस लिया और ईरान को भी सपोर्ट किया और मुखालफत की, और यकीनन डिप्लोमेसी से काम लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था कि जिनके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी थी और उन्होंने जो इज़राइल की एग्रेशन है उसको अपोज़ किया और ईरान के साथ खड़े रहे। और इसका जो कह लें कि अगर एविडेंस शवाहिद हैं तो वो आपको ईरान की असम्बली ने दी, उसको अप्रीशिएट किया। जो ईरान के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेप थे उन्होंने अप्रीशिएट किया, और जितने भी इजलास जो सिक्योरिटी काउंसिल के बनाए गए उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया उन इजलास को जो है तलब करने वालों में से था। तो मेरे ख्याल से सदर से भी आज बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने भी अप्रीशिएट की पाकिस्तान की सपोर्ट, और ओवरऑल हमने सालिसी की स्टेबिलिटी रीजन के अंदर उसके लिए जो है काविश की कोशिश की, जिसमें सब रिकग्नाइज हुए। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ उससे 3-4 चीज़ें जो हैं वो तय हुई। देखें, नंबर एक, ये जो मिथ थी कि ईरान जो इज़राइल है वो पेनेट्रेबल है, कि आप उसका जो आयरन डोम है, जो डेविड स्लिंग है, जो एरो मिसाइल सिस्टम है, 3 लेयर्ड उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है कि कोई भी उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता, तो वो ईरान ने मिथ तोड़ दी और ईरान ने अच्छा खासा डैमेज जो है इजराइल को पहुंचाया, जो कि किसी को भी इस चीज़ का जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना अमेरिका को थी ना इजराइल को थी। और एक वक्त ऐसा था कि इजराइल डेस्परेट था और वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे थे कि अमेरिका जो है इस वॉर में इंटरवीन करे। दूसरा ये कि जब बिल्कुल ये भी चीज़ इस्टेब्लिश होगी दुनिया के सामने कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था और ना वो कोई इस तरीके से करीब पहुंचे हुए थे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ, लेकिन उसके बावजूद बेबुनियाद ईरान के ऊपर हमला किया गया और जो उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हमला किया, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया की हिस्ट्री में। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ को जो वीकन किया गया, उसके अंदर जो एक क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है अमेरिका पे, वो भी एक सवाल उठेगा और इसके ऊपर डिबेट होगी, ये डिबेट ख़त्म नहीं होगी, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसको भी पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कंडेम किया कि IAEA के जो रूल्स हैं वो आपने उनको घास नहीं डाली, आपने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जो है रद्द किया। तो ये भी चीज़ जो है वो ज़रूर इस्टेब्लिश हुई है। दूसरी देखें, ये तो एक स्टेटेड पॉलिसी थी एक वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स की कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा और इसके अलावा उसके पास कोई जो है वो और रास्ता नहीं है। तो ईरान ने सरेंडर नहीं किया और उसने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेंस हैज़ प्रिवेल्ड चारों साइडों के ऊपर। यहाँ अगर कोई लूज़र निकलेगा तो वो इजराइल निकलेगा, क्योंकि वो एग्रेसर है, दुनिया में वो एक्सपोज हुआ है, उसने जंग की शुरुआत की अनप्रोवोक की, किसी ने उसको प्रोवोक नहीं किया था। उसका पुराना एजेंडा जो 1995 से जिस झूठ की बुनियाद पे वो चला रहा था, वो अभी भी एक्सपोज हुआ कि कोई न्यूक्लियर की तरफ जो है वो नहीं जा रहा था और उन्होंने ये जंग की। और अमेरिका की ये जो इंटरवेंशन थी, अगर ये ना होती तो मेरे ख्याल से और बुरे हालात होते इसराइल के। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि अमेरिका को अब इंटरवीन करना पड़ना था? जितना बुरा हाल इसराइल का ईरान ने कर दिया था, अब वो उसको मजीद डिले नहीं दे सकते थे। जिस तरह से 2 हफ्ते की बात कर रहे थे सदर डोनाल्ड ट्रंप कि 2 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा, और फिर सेकंड डे थर्ड डे ही उन्होंने B-2 बम्बार तैयारे भेज के ये वाली चीज़ की। तो क्या आपको लगता है कि इसराइल इस हद तक तबाह हो चुका था कि वो ज़्यादा आगे वॉर में रह ही नहीं था सकता? देखिए, मेरे ख्याल से वो डेस्परेट थे मदद के लिए, लेकिन जो मदद आई वो नहीं आनी चाहिए थी,
क्योंकि ये अपनी यूएस इंटेलिजेंस थी कि इनके पास बॉम्ब नहीं है और ना ये कोई नज़दीक है न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के। तो जब ऐसी इन्फो नहीं थी तो यही चीज़ हमने इराक़ में देखी कि वहाँ भी जो है एक प्रोपोगेंडा बना के एक बयानिया बनाया गया और उस बुनियाद पे इराक़ की तहस नहस की। अभी आप देखें कि टोनी ब्लेयर के क्लिप्स आते हैं जिसमें वो कहता है कि हमारे से इससे बड़ी ज़िंदगी में हमारे से गलती नहीं हुई और हमें जितनी नदामत होती है कि हमने क्या किया। तो यही जो है आज भी किया गया। और देखें, मैं समझता हूँ कि जो इस ओवरऑल जो सिनारियो का जो नुकसान है वो यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। वो दुनिया की जो हिपोक्रेसी है, जो वेस्टर्न ममालिक की हिपोक्रेसी है, जो मैं समझता हूँ कि यूएस की एक हिपोक्रेसी नज़र आई कि वो ख़ुद जो है वो इस बुनियाद पे आए कि हम लोग जो है वो पीस करेंगे, पीस की तरफ काम करेंगे, और लेकिन वो एक ऐसी जंग का हिस्सा बने जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था और जो कोई वजह नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई जो है। लेकिन अभी भी सीज फायर का क्रेडिट तो अभी भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही लेंगे ना। जिस तरह पाक भारत जंग में भी उन्होंने कहा जी कि मैंने सीज फायर कराया, तो इस दफ़ा भी उन्होंने सीज फायर का ट्वीट उन्होंने ही किया कि भी सीज फायर हो चुका हुआ है, 12 घंटे तक सब बंद हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमलावर ना होते तो ये क्रेडिट ज़रूर उनका था और ये उनको जाता। अभी भी हम समझते हैं कि अच्छी बात है जो मुल्क काविश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली कंडेम किया। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कल दोहा के अंदर जो अमेरिकन फैसिलिटीज़ थी वो कह रही थी कि हमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी और हमने वो फैसिलिटीज़ को खाली कर लिया हुआ था। 14 मिसाइल आए जिसमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट कर दिया, एक को हमने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। इसी तरह हमने इससे पहले देखा कि ईरान वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी हमने पहले से खाली कर ली थी क्योंकि वहाँ पर हमें पहले से इत्तला मिल गई थी। तो किस तरह से ये पॉसिबल होता है कि पहले से पता भी होता है और फिर वहाँ पर हमला भी हो जाता है? हमारे नाज़रीन को जरा आम अल्फाज में समझाइएगा। देखें जी, ये दोनों जो आपने सिनेरियोज़ बताए हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। जिस तरह आपने इंडिया पाकिस्तान की भी जंग में देखा होगा कि एयर स्पेस आप क्लोज़ कर देते हैं और ये चीज़ ज़रूरी होती है। जब एयर स्पेस क्लोज़ करते हैं तो इसकी एक इंडिकेशन ये होती है कि किसी किस्म की कोई ना कोई जारियत जो है वो होने वाली है, कोई वेपन्स का इस्तेमाल होगा और बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ एयरलाइनर्स जो हैं वो गुजर रहे होते हैं उस एयर स्पेस से, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये अमल ईरान ने किया जब उन्होंने मिसाइल मारने थे दोहा के ख़िलाफ़, क्योंकि दोहा की एयर स्पेस बहुत क्लटर्ड है, बहुत सैचुरेटेड है और बहुत सारी उधर परवाज़ें आती हैं क्योंकि दोहा का एयरपोर्ट आपको पता है कि दुनिया का बिज़ी तरीन एयरपोर्ट्स में से है। और दोहा मतलब कतर अगर आप देखें तो एक बहुत छोटा सा मतलब मुल्क है, आपके एक छोटे से शहर के बराबर है। तो वो उस एयर स्पेस को क्लोज़ करना और बताना ज़रूरी था और मेरा ख़्याल में इंसानियत का भी तकाजा था और लॉज ऑफ वॉर के लिहाज से भी ज़रूरी था कि आप बताएं ताकि किसी किस्म की कोई पैसेंजर्स या कोई सिविलियंस की मूवमेंट ना हो जो वो अफेक्ट कर सके। और ये बात ज़रूरी है, ये हमने भी की जब एयर स्पेस पे हमने एक्शन लेना था और ये जनरली की जाती है और करनी भी चाहिए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, देखें ईरान की जो प्रोवोकेशन जो अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स की इजराइल ने, वो एक हमें ये ज़रूर मालूम था कि वो होने वाली हैं, दुनिया को मालूम था, आपको मालूम था, मुझे मालूम था, लेकिन टाइमिंग्स जो थी उसमें बहुत डिसेप्शन और अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट रहा क्योंकि IAEA का इजलास हो रहा था और ट्रंप ने भी कोई इस तरह की इंडिकेशन दी थी कि बातचीत हो रही है एंड वी विल प्रोग्रेस फर्दर। तो वो तो बल्कि मैं कहूँगा कि वो उस वक़्त उन्हें नहीं पता था कि ये चीज़ होने वाली है। ये जो उन्होंने न्यूक्लियर की जो फैसिलिटीज़ को जो खाली करना होता है, ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं होता जिस तरह आप एयर स्पेस को क्लोज़ कर देते हैं। ये इसमें इनरिच्ड यूरेनियम होती है, पाइप्स होती हैं, मूवमेंट ऑफ सो मैनी थिंग्स जो कि आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, ये कोर होता है न्यूक्लियर चीज़ों का। इस कोर को मूव करने के लिए उन्हें महीने बल्कि साल लग जाते हैं। तो जिस तरह इजराइल पिछले 10-15 साल से प्रिपेयर कर रहा था इस तरह का स्ट्राइक करने का और ईरान को सबड्यू करने का, इसी तरह ईरान भी और उसकी लीडरशिप तैयारी कर रही थी कि हम अपनी जितनी भी ये फैसिलिटीज़ हैं, जो कोर फैसिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर की, उन्हें जितना डीप लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे जिस तरह नतान और फोर्डो वो जगह हैं जो कि पता थी इजराइल को भी और दुनिया को भी कि यहाँ पे इन्रिचमेंट हो रही है। तो वो उन जगहों पे ले गए जो कि शायद किसी को भी नहीं पता, और जिस तरह हम भी चाहेंगे कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी इसी तरह सिक्योर हों
और वो माउंटेन्स के नीचे होती हैं, वो बहुत सिक्योर होती हैं और उनको मूवमेंट के लिए कम से कम नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल लग जाते हैं मूवमेंट के लिहाज से। सो ये दोनों जो सिनेरियोज़ हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं और ईरान को इस बात का बिल्कुल ख़दशा था 15 साल पहले से, बल्कि 20 साल पहले से पता था कि इज़राइल की स्ट्राइक आएगी, वो डिबिलिटेटिंग किस्म की स्ट्राइक होगी, वो इनको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे जिस तरह उन्होंने इराक़ का ख़त्म किया था। और उसको सिक्योर करने के लिए, अपने मिसाइल को, प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए ईरान ने बहुत तैयारी की हुई थी। वो तैयारी नज़र आई, वो रिजॉल्व नज़र आया और ये चीज़ भी नज़र आई कि जंगें जो हैं वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ह्यूमन रिजॉल्व से और यूनिटी से और ईमान और इत्तेहाद से जीती जाती हैं। तो ये दोनों सिनेरियोज जो आपने कहे हैं, ये इसमें ये डिफरेंस है जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है समझना। यकीनन सर, आप हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, अब ईरान के जो मिडल ईस्ट के अंदर ताल्लुकात हैं, दोहा के अंदर कल उन्होंने बमबारी की है और इराक, बहरीन, शाम में भी उन्होंने बम फेंके। इसी तरह हमने देखा कि एयर स्पेस भी बंद हो गई। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और आपको ये भी बताएंगे कि जो ईरान में जश्न जारी है उनकी क्या सूरत हाल है। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे ईरान और इसराइल और अमेरिकन जो तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर, और अब फ़िलहाल करंट जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल होगी, जिस तरह से दोहा, इराक, बहरीन और शाम के अंदर ईरान ने कल मिसाइल दागे और जो अब जौहरी प्रोग्राम है ईरान का वो किस हद तक फ़ाल है और आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम उनकी जानिब बढ़ेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो ईरानी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कहा यह जा रहा है कि उनको भी पहले से इंफॉर्मेशन हो गई थी और उन्होंने अपनी वहां से जो भी चीजें थी मूव कर ली थी, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इन फ्यूचर हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ याद रखें, ये जंग हो या कोई भी जंग हो, उसमें आपको कभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट सोर्सेज से बात कर सकता हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। तो हमें नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि उनका, मुझे एक गेसवर्क ही हो सकता है जिसकी बुनियाद पे मेरा नहीं ख्याल कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो अमेरिका कह रहा है कि उनका न्यूक्लियर जो भी उनकी इंस्टॉलेशंस थी या जो भी उनका प्रोग्राम था वो डैमेज हुआ है, ईरान कह रहा है नहीं डैमेज हुआ। कौन सच बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं गेस कर सकता हूँ। पहली चीज़ ये कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी आसानी से, जो भी चीज़ें होती हैं इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती। क्या अमेरिका का टारगेट दुरुस्त जगह पे हुआ या नहीं हुआ, ये कुछ भी, कोई भी चीज़ें जो है, लेकिन अगर हम IAEA उसका अगर हम स्टेटमेंट देखें, उसके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है उनका, वो उतना डैमेज नहीं हुआ माफ़ कीजिएगा, जितना कहा जा रहा है। अमेरिका एक क्लेम कर रहा है, ज़ाहिर है उसे क्लेम करना चाहिए। इजराइल ये क्लेम कर रहा है, उसे क्लेम करना चाहिए। लेकिन अगर ईरान का प्रोग्राम इस हद तक डैमेज हुआ होता तो ईरान, एक तो ये सीज़ फायर कभी भी नहीं होता। ईरान का अगर ये प्रोग्राम डैमेज हुआ होता तो वो ईरान पे तबाही मचा देते हैं। ईरान का अगर ये प्रोग्राम डैमेज हुआ होता और इस हद तक डैमेज हुआ होता तो ईरान के अंदर इंटरनल स्ट्राइफ क्रिएट कर देते हैं। उन्हें यह अंदाज़ा हो गया है कि ईरान के अंदर पोस्ट रेवोल्यूशन में अब रिजीम चेंज वाली खाम ख्याली है, वहाँ इस तरह रिजीम चेंज अब नहीं हो सकती। 40 साल बहुत होते हैं एक रेवोल्यूशन को सस्टेन करने के लिए। अब बुरी तरह नाकाम हुआ। रेवोल्यूशन के इब्तदाई साल होते हैं जी, रेवोल्यूशन के जो इब्तदाई साल होते हैं, और ये हुए ईरान में कि बहुत से इस तरह की चीज़ें आईं जिनको उन्होंने ओवरकम किया। बहुत से ईरानियन लीडर्स मारे गए, आमतौर पर रेवोल्यूशन का साथ देने वाले भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ईरान आज उस चीज़ से निकल आया है। ईरान ने इराक़ के साथ कोई 6-7 साल लड़ाई लड़ी, ईरान ने इक़्तिसादी पाबंदियाँ देख ली, लेकिन एज ए नेशन वो जिस तरह उभर कर सामने आए हैं, तो उनका जो रिज़ॉल्व है उसने इजराइल और अमेरिका को परेशान किया और हैरान किया है। और यही वजह है कि जो सीज़ फायर की बात हुई है, वो सीज़ फायर की तरफ गए भी इसी वजह से कि उनको अंदाज़ा हो गया, वो समझ रहे थे कि जो वो रिटेलिएशन समझ रहे हैं उस तरह का रिटेलिएशन होगा नहीं।
लेकिन उसके बाद इसराइल डिफेंसिव पे चला गया। इसराइल अटैक ज़रूर करता रहा, लेकिन उसे देखिए ना, एक मुल्क जिसके पहले दिन आप उसकी टॉप लीडरशिप को, जो आर्मी, उनका आर्मी चीफ है, पासदारान का कमांडर है, उनके 8-10 साइंटिस्ट हैं, उनको अगर आप पहले दिन ही जो है वो शहीद कर दें और उसके बाद भी उनका रिजॉल्व उसी तरह रहे, अगले 24 घंटे में वो रिटेलिएट करें और मैसिवली रिटेलिएट करें, तो ईरान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उसके बाद अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि इजराइल बहुत हद तक नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो और अब रिसेंट सर डोनाल्ड ट्रंप की भी अभी रिसेंट ट्वीट भी आई, उन्होंने कहा कि चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, होपफुली दे विल बी परचेजिंग प्लेंटी फ्रॉम द यूएस आल्सो, इट वाज माय ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन। तो अब चाइना जो है वो ईरान से भी तेल खरीद सकता है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है नोबेल इनाम। अब उनकी ख्वाहिश है, वो कहते भी रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है उनको जंग का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमन का नोबेल इनाम आप किसी ऐसे शख्स को कैसे दे सकते हैं जो गज़ा की हज़ारों लोगों की, बच्चों की, औरतों की शहादत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इंगेज रहा हो। तो सर आप कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। राना एहसान अफजल खान साहब, ईरान की जो मिडिल ईस्ट में पोजीशन है करंट, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से कल रात मिसाइल दागे गए, कतर के वजीर आजम की जानिब से भी कहा गया कि हम भी कर सकते हैं, वापस रिटेलिएट कर सकते हैं, तो क्या उस सिचुएशन के अंदर फिर किस तरह की सिचुएशन बनेगी? ईरान की क्या पोजीशन होगी मिडिल ईस्ट के अंदर? ये देखिए, एक तो कतर का रोल जो इस रीजन में है और इंटरनेशनली है, वो हमेशा सालसी का रहा है। डिप्लोमेटिक टाइज़ के ऊपर उनका फोकस रहता है और वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर तालिबान की बात देख लें, अगर ओवरऑल जीसीसी के अंदर देख लें, तो वो उसने उसके रोल को जो है सराहना चाहिए कि अभी भी जो है उसने इस चीज़ की तरफ वो नहीं गया कि वो भी कोई रिटेलिएशन करता या इस तरफ जाता। बिल्कुल ये उसका हक है कि अगर कोई भी किसी की भी एयर स्पेस के अंदर कोई मुल्क जो है वो मुदाखलत करता है या कोई मिसाइल मारता है, तो ये फिर उसका राइट है अंडर यूएन चार्टर के वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करे। तो मैं समझता हूँ कि कतर की तरफ से बड़ा एक पॉजिटिव जो है वो आया, और कतर की तरफ ईरान ने भी जो है पहले भी कतर सालिसी के अंदर मौजूद रहा है। सर वक्त की कमी के बायस सर, आमिर मसूद साहब, योर क्विक टेक ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान और करंट सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट एंड ईरान पोजीशन। सर देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम जी ईरान का जो है मैं समझता हूँ वो डैमेज ज़रूर हुआ है, लेकिन जो कोर है उसका वो अभी तक सेफ़ है। और अगर ईरान आज सीज़ फायर करता है और एक सालसी वाला एलिमेंट होता है, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ईरान दोनों ऑब्जेक्टिव जो इजराइल और अमेरिका के थे ऑफ रजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज़ करना, वो हासिल नहीं हो सके। और इसके बाद ईरान में ज़्यादा रिज़ॉल्व होगा कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन सके, और उसकी आवाम में भी ज़्यादा रिज़ॉल्व होगा कि अगर हमने अभी तक न्यूक्लियर पावर का मतलब जो वेपन ग्रेड यूरेनियम इन्रिचमेंट नहीं की, तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि वही एक गारंटी है जो हमारी सलामती की गारंटी होगी इन फ्यूचर। ठीक है सर, तो दोनों ही अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे, अमेरिका भी और इसराइल भी। ईरान के हवाले से, अगर रिजीम चेंज के हवाले से या जौहरी तंसीबात के हवाले से जो भी अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे वो बुरी तरह से नाकाम हुए। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़हर अब्बास साहब, आपसे थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। अलीमा खान का एक छोटा सा शॉट चलवाना चाहेंगे। आज अली अमीन गंडापुर ने उधर से बिल पास करवा दिया है और अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि इन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया। पहले सुन ले क्या कहा उन्होंने। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम, केपीके के एमपी कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। सर मज़हर अब्बास साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? आज हलीमा खान कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया। देखिए, पीटीआई का सिर्फ एक मसला है, पीटीआई अपने इंटरनल डिफरेंसेस से बाहर आए। पीटीआई जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात और अंदरूनी सियासत का शिकार है। अलीमा खान एक तरफ वो कहती हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
वो कहती हैं वो सिर्फ भाई के तौर पे उस चीज़ को देख रही हैं। आज इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के आप पीटीआई को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? यानी आप पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये बात कर रही हैं कि आज पीटीआई ने उनकी मर्ज़ी के बगैर अगर बजट पास कर लिया, क्या करें पीटीआई? अगर पीटीआई की वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं मिलने दिया जा रहा, चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने दिया जा रहा इमरान खान साहब से, तो क्या बजट पास ना करें? मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा को एक फ़ैसला करना चाहिए, या तो वो अमली तौर पे पीटीआई की सियासत में आएँ, और या फिर वो अपने आप को सिर्फ एक बहन के तौर पे भाई का ख्याल रखें और सियासत से दूर रहें। ठीक हो गया सर। राना एहसान अफजल खान साहब, सर आप कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने साजिश करके अली अमीन गंडापुर को साथ मिला के बजट पास करा लिया। नहीं, देखिए मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि अगर जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि केपी का जो बजट उन्होंने दिया है वो पीएमएलएन के लिए तो नहीं दिया, वो तो उन्होंने केपी के अवाम के लिए बनाया है, उनकी फलाह बहबूद के लिए बुलाया है। तो अगर वो उसको ना देते तो ये तो फिर उसी तरह का मामला होता है जिस तरह पहले नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास था नेशनल असेंबली में, जो दहशतगर्दी के ऊपर था, वहाँ पीटीआई ने नहीं हिस्सा लिया इस बुनियाद पे कि खान साहब को पैरोल पे रहा करें। इसी तरह जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी और आईएसपीआर और इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, तो उसमें भी पीटीआई ने जो है वो नहीं हिस्सा लिया इसी बुनियाद पे कि खान साहब को पैरोल पे रहा करें। तो अगर तो पीटीआई जमात है तो फिर मेरे ख्याल से उनका एज ए ऑपोजिशन या एज ए गवर्नमेंट उनका रोल है कि वो मुल्क के मफादात या सूबे के मफादात के लिए काम करें। और अगर ये कल्ट है जो कि ये जिसकी जो रूह है वो खान साहब ने सब लोगों को काबू में किया हुआ है, और कोई जो है वो मुल्की मफाद में अगर कोई बात करेगा या अगर हुकूमत के साथ मुल्क की इशूज़ के ऊपर जो है वो बातचीत करेगा तो फिर उसकी जगह नहीं है पार्टी में। अगर तो ये है जमात तो फिर तो यानी कि ये कुछ तो वो करती आई है। तो मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने जो है वो बजट दिया, और वो जो एलिमेंट्स हैं जो हमेशा रोकते हैं, जो हमेशा एक मुल्की मफादात के खिलाफ खड़े होते हैं, और ये तो बेतहाशा लोग मुलाकात करवाने दे रहे हैं। राना एहसान साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्यों नहीं हुकूमत मुलाकात करवाने दे रही अली अमीन गंडापुर की और पीटीआई चेयरमैन की? देखिए, खान साहब को 14 साल की जो है वो सज़ा है, और इसके ऊपर जो इंतज़ामिया है उनके पास वजूहात होंगी, और अगर वो वजूहात ठीक नहीं हैं तो फिर अदालतों के पास जो है वो फोरम मौजूद है पीटीआई के पास कि वो वहाँ जाए और उधर जो है वो इस चीज़ को रेज़ करे। बहरहाल देखें, जो माइनस होने की बात है वो खान साहब हो चुके हैं, उनको 14 साल की सज़ा है। ठीक है सर, और मैं इसका आपके कहने के मुताबिक सर माइनस इमरान खान 14 साल पहले ही हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक लेने का, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। तमाम तर जितनी भी डेवलपमेंट्स थी उनके ऊपर हमने अपने तजिया निगारों से व्यूज़ लिए। अपने मेज़बान फाइक महमूद को दी दिया इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।